हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेटल और ये है नॉन मेटल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डिटेल। और ये वाला चैप्टर है ना, एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज रखता है, तो आपको ये चैप्टर को इग्नोर नहीं करना। मेरी वीडियो को, क्लास को ध्यान से सुनना और नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल का मीनिंग क्या होता है? अपीयरेंस, कोई दिखने में कैसा है, उसकी अगर आप अपीयरेंस देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेटल्स की पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेटल्स दिखने में कैसे होते हैं? शाइनिंग, इनके अंदर चमक होती है, लश्चर होती है, लिश्कारे मारेंगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इसकी ज्वेलरी बनती है, और कॉपर हो गया, उसके अलावा सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल जो आप यूज़ करते हो फूड रैप करने के लिए। तो ये सारे मेटल्स के होते हैं शाइनिंग। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल की डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या है? एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स की हम लंबी लंबी तारे बना सकते हैं, मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कॉपर वायर्स, जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है कॉपर। इसका मतलब कॉपर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं, कॉपर सबसे गुड कंडक्टर नहीं है। सबसे बढ़िया कंडक्टर हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर। तो सिल्वर की वायर क्यों नहीं यूज़ करते हम घरों में? इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम कॉपर की यूज़ क्यों करते हैं बताओ? क्योंकि चोरों का आना जाना लगा रहेगा ना घर पे। उसके बाद मेलिबिलिटी से थर्ड प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी। जैसे हम मेटल को वायर्स में चेंज कर सकते हैं, ऐसे मेटल्स को शीट्स में भी चेंज कर सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। तो आपने एल्यूमिनियम की शीट्स देखी होंगी जो आप फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हो। आपने टीन की शीट्स देखी होंगी जो शेड बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ऐसे गोल्ड की शीट्स बन सकती है। अगर आप देखो तो 1 ग्राम गोल्ड से ना 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है, और ऐसे ही शीट भी बन सकती है। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी बोलते हैं, सोनरस भी बोल देते हैं। सोनोरिटी का मतलब ये होता है कि जब भी आप मेटल के ऊपर बीट करोगे मेटल को, तो उसमें से साउंड आती है, जैसे कि बेल। ये स्कूल में बेल होती थी ना पहले, तो इसको अगर हैमर से बीट करते हो तो इसमें से साउंड आती थी, टन की आवाज़ आती थी। तो मेटल्स के अंदर से आवाज़ आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी, दोनों को ही अपने आप में से पास होने देते हैं। हीट के गुड कंडक्टर होने की वजह से हम इनको यूज़ करते हैं किचन में यूटेंसिल्स के अंदर, यानी बर्तन हमारे हैं जो किचन में, वो सारे किससे बने होते हैं? मेटल से। जैसे कि एल्यूमिनियम के बर्तन हो गए, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। तो ये सारे हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। आप इनको बर्नर पे रखोगे तो हमारा खाना पक जाएगा, क्योंकि अपने आप में से हीट को पास होने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, अभी बताया, कॉपर है, सिल्वर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद जनरली हार्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हार्ड होते हैं। अगर आप देखोगे इनको पीटना चाहोगे तो ये टूटेंगे नहीं आसानी से, बहुत जोर लगाना पड़ेगा आपको, शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। तो ये कैसे होते हैं? हार्ड। जनरली का मतलब कि 1-2% ऐसे भी हो सकते हैं जो हार्ड नहीं होते, लेकिन जनरली ये क्या होते हैं? हार्ड। तो ये थी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की थोड़ी सी हैं और अपोजिट मिलेंगी आपको। सबसे पहले डल। ये शाइनी थे, ये डल होते हैं, इनके अंदर कोई चमक नहीं होती। जैसे कि कोल, कोयला, कार्बन की एक फॉर्म होती है कोल। ठीक है, ये क्या होता है? डल। ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब नाजुक होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। अगर आप कोयले के ऊपर हैमर करोगे तो वो इजीली टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी नॉन सोनरस। अगर आप इनके ऊपर हैमर मारोगे तो इनमें से कोई आवाज़ नहीं आएगी, नॉन सोनरस। नेक्स्ट पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर से ना तो हीट पास होती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी, तो पुअर कंडक्टर्स होते हैं ये। नेक्स्ट सॉफ्ट। सॉफ्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि जो पेंसिल का जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, किससे बना होता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, तो ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। जिनके अंदर ये मेटल्स वाली प्रॉपर्टी होंगी उनको हम मेटल्स की कैटेगरी में रखेंगे, और जिनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब हम उन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं जो है तो मेटल हैं, लेकिन उनके अंदर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आ गई 1-2, या फिर जो नॉन मेटल है लेकिन उनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी आ गई, और उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। तो हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की, और एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये रहे एक्सेप्शंस।
इनको आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड, लेकिन ये जो सोडियम और पोटेशियम है ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में बैठे होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, इनके अंदर हार्डनेस नहीं होती। ये क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं पनीर की तरह कि इनको नाइफ से भी आप कट कर सकते हो। तो पहला एक्सेप्शन आ गया, मेटल हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। है मेटल है वो, बट वो सॉफ्ट होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है लिक्विड मेटल की। हमने अभी पढ़ा कि मेटल हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या होगा, सॉलिड। मेटल जनरली सॉलिड होंगे, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड है, वो है मर्क्यूरी, जिसका सिंबल होता है Hg। मर्क्यूरी आपका थर्मोमीटर के अंदर फिल किया जाता है, ध्यान रख लेना। थर्ड है नॉन मेटल की बात। नॉन मेटल का हमने पढ़ा कि नॉन मेटल क्या होते हैं, डल, दिखने में कैसे होते हैं, डल, शाइनिंग नहीं होती। लेकिन एक मेटल ऐसा है जिसके अंदर शाइनिंग होती है, वो है आयोडीन। आयोडीन का सिंबल आई है, इसके अंदर शाइनिंग होती है। उसके बाद नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, हमने अभी पढ़ा, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो सॉफ्ट नहीं है, वो हार्ड, और वो है डायमंड, जो कार्बन की फॉर्म होती है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ग्रेफाइट, जो हम पेंसिल के सिक्के में यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, कार्बन की फॉर्म है ग्रेफाइट भी। मेटल्स के अंदर हमने पढ़ा था, मेटल्स के अंदर मतलब एक प्रॉपर्टी और होती है जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही हाई होता है, इसलिए आप इनको जब बर्नर पे रखते हो तो मेल्ट नहीं होते इजीली, ठीक है। तो लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जो इजीली मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कि गैलियम एंड सीजियम। गैलियम का सिंबल Ga और सीजियम का Cs। इतना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप इनको हथेली पर रखोगे ना, पाम पर रखोगे, तभी ये मेल्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गैलियम एंड सीजियम लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पोटेशियम एंड सोडियम सॉफ्ट होते हैं, और मर्क्यूरी एक रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। एक नॉन मेटल भी है, ब्रोमीन। ब्रोमीन भी आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, नेम अ मेटल एंड अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका आंसर आप कमेंट कर देना। एक मेटल का नाम बताना, एक नॉन मेटल का जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम अ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड अ मेटल विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एक मेटल का नाम बताना जो हीट का बेस्ट कंडक्टर है, और एक बैड कंडक्टर का नाम बताना। इसका आंसर भी मुझे कमेंट कर देना आप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और वो है केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अभी पढ़नी बाकी है कि मेटल केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन ऑल अराउंड प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो अगर मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रख दोगे तो वो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम की बर्निंग पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे हमने कॉपर की पढ़ी थी, कॉपर होता है ना ब्राउन कलर का, अगर हम ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बना लेता है वो, कॉपर ऑक्साइड, जो क्या हो जाता है, ब्लैक, ठीक है। तो ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मेटल की ऑक्सीडेशन। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टॉप टू मेटल हैं, पोटेशियम एंड सोडियम, ये बड़े खतरनाक हैं। खतरनाक कैसे हैं कि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग भी पकड़ लेते हैं। इनका फंडा क्या है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, वो वाला कि अगर हमें बाहर खुला छोड़ोगे तो हम आग लगा देंगे। तो ये ऐसे हैं। और ये बेचारे सिल्वर और गोल्ड जो सबसे नीचे बैठे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये संत समाज के, इनको कोई रिएक्शन नहीं होती इनकी, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। बट एक फ्लूइड है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, जिससे ये रिएक्ट कर लेते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर की पॉलिशिंग करवाने के लिए उसी फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर को नया बनाने के लिए। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Al2O3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ऐसे जिंक, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो इस तरह से आप
देख लोगे कि मेटल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम के पास ना एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं हम एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ। अब उसने अपने ऊपर लेयर बना लिया, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और इसीलिए इसके ऊपर कोरोजन नहीं होता, इसके ऊपर जंग नहीं लगता। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, याद रखना। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, स्टार लगा लो उसके ऊपर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं और दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। आपके सिलेबस में दो हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का भी बताया था मैंने आपको, Zn+O2 गिव्स ZnO। तो ये दो ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। एम्फोटेरिक बिहेवियर का मतलब है कि अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवाओगे तो ये खुशी खुशी कर लेगा और क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोल्ट एंड वाटर, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता था, सेम वही। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप बेस के साथ करवाओगे ना, NaOH के साथ, तो वो भी कर लेगा ये और क्या बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस में वाटर। बैलेंस आपको करना सिखा दिया, आप बैलेंस कर लेना रिएक्शंस को। तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है बेस के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है एसिड के साथ, ठीक है। आप याद भी रख सकते हो बैलेंसिंग, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ 3। लर्न करना तो आप लर्न भी कर सकते हो, 6 2 3 और इधर 2 2 है, ठीक है। तो अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन दोगे, द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपको एसिड से भी करवानी है, बेस से भी, तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी दोनों, ताकि आप एग्जाम्पल दे करके एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डाल सको और आपको पूरे नंबर मिल जाएं। तो जो एलिमेंट्स, जो ऑक्साइड्स एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक है जिंक ऑक्साइड। एक लेड ऑक्साइड भी है, याद रखना, आपको रख लेना, लेकिन 2 आपके लिए काफ़ी हैं। उसके बाद जो हमारे टॉप 2 एलिमेंट्स हैं अगेन आग लगाने वाले, एक था हमारा सोडियम और एक था हमारा कैल्शियम। सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो ये बनाता है Na2O। ऐसे ही पोटेशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो ये बनाता है K2O। अब ये फर्दर ना वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये भी, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaOH, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अभी हमने यूज़ किया थोड़ी देर पहले, और ये KOH। इनको बोलते हैं हम अल्कलीज। बेस को अल्कलीज कब बोलते हैं हम, जब बेस पानी में डिजोल्व हो जाएं, और ये दोनों वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अल्कलीज, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी आती है, मेटल की वाटर के साथ। तो हमने मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो पढ़ ली, मेटल ऑक्साइड भी बना लिया, ये भी देख लिया कि कौन कौन से मेटल विग्रसली यानी आग लगाने वाले हैं और कौन से रिएक्ट ही नहीं करते। अब मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन जब करोगे, वाटर के साथ जब रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, जिसमें OH आ जाएगा साथ में, और साथ में ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का निकलना, याद रखना कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब फिर से वही बात, वो दो जो टॉप 2 एलिमेंट्स है, पोटेशियम और सोडियम, ये तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं और जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएंगे ये क्या लगा देंगे, आग, विग्रसली रिएक्ट करते हैं। इसीलिए इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। जिस भी डिब्बे में आप इसको रखोगे उसके अंदर केरोसिन ऑयल को डाल के रखना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में इनको डिप रखना पड़ता है, ताकि ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि आग लगी तो बताइए क्या होगा। अब सोडियम और पोटेशियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आते हैं हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो ये वाटर पे फ्लोट करना शुरू कर देता है, तैरना शुरू कर देता है, क्योंकि जो
हाइड्रोजन गैस होती है ना, तो वो कैल्शियम से चिपक जाती है और कैल्शियम से चिपकने की वजह से, उसके बबल्स चिपकने की वजह से फ्लोट करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, अब ये करेगा हॉट वाटर के साथ। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे पानी भी आपको गर्म और गर्म और गर्म लेना शुरू करना है। तो कैल्शियम कर लेता है लेकिन फ्लोट करेगा। मैग्नीशियम कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसके लिए थोड़ा हॉट वाटर चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ये हॉट वाटर के साथ भी नहीं करेंगे, स्टीम के साथ करेंगे। अब इनके अलग ही नखरे हैं। तो स्टीम का फॉर्मूला तो सेम ही H2O, लेकिन प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी ना स्टीम की। तो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट 3 भाई साहब आते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तो रिएक्ट करेंगे नहीं, संत समाज में कॉपर भी इनके साथ चला गया तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना कि मेटल के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो कर लेता है लेकिन वो फ्लोट करना शुरू कर देता है हाइड्रोजन के बबल्स की वजह से। उसके बाद मैग्नीशियम आता है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। इनकी तिगड़ी सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करती है और नेक्स्ट तिगड़ी है जो वो रिएक्ट ही नहीं करेगी किसी के साथ भी। तो इतना आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, ये हमने पहले भी पढ़ी है। मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल ले लिया हमने जिंक, एसिड ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2 निकाल दो, ZnCl2 बच जाएगा जो क्या है सोल्ट। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी इवॉल्व होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन गैस नहीं होगी इवॉल्व जब एसिड आप नाइट्रिक एसिड लोगे, क्योंकि HNO3 होता है ना जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। ये H2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में, ठीक है। ऑक्सीजन जो हमारा हाइड्रोजन है ना उसको क्या कर देता है ये ऑक्सीडाइज, और खुद क्या बना लेता है N2O या फिर NO2, नाइट्रस के ऑक्साइड्स। तो खुद तो रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन को क्या कर देता है ऑक्सीडाइज। और फिर से वही तिगड़ी आ गई कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की, जो कि HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, डाइल्यूट HCl के साथ जिसके अंदर वाटर मिला हो, ठीक है। तो इनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आता है जिसका नाम है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया से नहीं बच सकते। एक्वारीजिया क्या होता है, HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन होता है 3:1 में। मतलब अगर आपने 3 ml HCl लिया तो 1 ml HNO3, इन दोनों को मिक्स कर देंगे अब हम, ठीक है। अकेले एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 2 एसिड को मिक्स कर दोगे वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, उनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, तब ये रिएक्ट कर जाएंगे। सॉल्यूशन को बोलते हैं हम एक्वारीजिया। और इसी को यूज़ करते हैं ज्वेलर्स पॉलिशिंग करने के लिए, गोल्ड सिल्वर की, उनको साफ करने के लिए, उनके ऊपर से गंदगी हटाने के लिए। तो एक्वारीजिया के अंदर ये घुल जाते हैं और इजिली रिएक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी रिपीट हो रही है, ये भी हमने पढ़ ली है पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी। तो क्या होता था कि एक मोर रिएक्टिव मेटल होता था, वो लेस रिएक्टिव मेटल को लात मार के भगा देता था उसके सॉल्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सोल्ट है, ये मेटल X है, इसमें से जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको भगा रहा है और खुद उसका प्लेस ले लेगा। और इसके एग्जांपल हमने पढ़ा था, आयरन के नेल को डाला था हमने कॉपर सल्फेट के अंदर, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को लात मारेगा और खुद बैठ जाएगा FeSO4 बना के और C हो जाएगा अलग। एक एग्जाम्पल और है इसका, और वो है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। क्या बनेगा, अगेन जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर हो जाएगा अलग। इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका नाम पड़ा। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैंने आपको बताया था। कैल्शियम जो वाटर के साथ फ्लोट करता है, मैग्नीशियम जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन, ये तीनों की तिगड़ी रिएक्ट कर रही थी हमारी किसके साथ, स्टीम के साथ। उसके बाद जो हमारे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये रिएक्ट ही नहीं करते, इनको ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एक्वारीजिया के साथ। एक्वारीजिया कैसा सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है HCl और HNO3 का।
और किस रेशो में होता है, 3:1 में। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।